ये है कि हम बात कर रहे हैं वेव प्रोपगेशन की क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको फटाफट से बता दूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, पर जैन फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, और उस वेव प्रोपगेशन में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी। दो तरह की हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली थी, एक तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक निकाली लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। यहाँ पर ये है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे चेक करें कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं कि देखो यार, ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है। इस क्यूबिकल बॉक्स में आपका जो वेव है वो प्लस एक्स में क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्रोपोगेट। तो यहाँ पर आप देखो, जब हम एक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स में हमारे पास क्या है बेसिकली, किसका म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है तुम्हारी। अब आवाज आ रही है मेरी, बीच में आवाज गायब हो गई थी। हेलो, ओके, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अननोन इंडियन कौन है भैया, तुम्हारी आवाज आ रही है अननोन इंडियन, तुम्हारा म्यूट करो तुम, अननोन इंडियन, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक होता है एक्स के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कोई वेलोसिटी कंपोनेंट है तो वो कहलाएगा हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट। और इसमें दो होंगे लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट वेलोसिटी, ये हमने निकाल लिए थे, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स की बात की थी हम लोगों ने, तो वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट हम निकाल चुके थे अंडरवुड C44 अपॉन, ये कब निकाला था, जब हम लोगों ने v यूज किया था, व्हेन यू आर यूजिंग v, तो ये चीज निकल के आई थी हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। और ये शायद इक्वेशन नंबर 5 थी जहां तक मुझे पता है। और एक और निकाला w यूज करके, हमने यहाँ पे w यूज किया था, और w यूज करके मैंने क्या निकाला था, एक और निकाला था ट्रांसवर्स कंपोनेंट, वो क्या था, वो भी सेम ही था, ये शायद इक्वेशन नंबर 7 थी, ठीक है। और एक निकाला था मैंने लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में ही था, तो एक निकाला था लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, और वो शायद ये था C11, ये क्वेश्चन नंबर 9 थी। ये कब निकाला था, जब u यूज किया था हम लोगों ने, व्हेन यू आर यूजिंग u देन वी हैव टू फाइंड दिस। अब यहाँ पर क्या है, आप लोग को इसके बारे में लिखना डिस्क्रिप्शन, हम लोगों ने ये लिखा था ना पहले, ठीक है ना। नाउ इन इक्वेशन 5 एंड 7, नाउ इन इक्वेशन 5 एंड 7, ओके, चलो आगे देखते हैं। इन इक्वेशन 5 एंड 7, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 5 and 7 shows that 5 and 7 shows that the shear wave, the shear मतलब होता है उसी प्लेन में जिसमें आप काम कर रहे हो, the shear wave velocity मतलब 5 और 7, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसी प्लेन में है ना। जैसे मान लो आप जिस प्लेन में काम कर रहे हो ना, ये उसी प्लेन के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसके ट्रांसवर्स नहीं है,
तो ये तो उसी प्लेन में होते हैं ना, उससे बोलते हैं शेयर। और जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं ना, वो ट्रांसवर्स कहलाते हैं। तो 5 और 7 के अंदर शेयर है, ठीक है ना। द शेयर वेव वेलोसिटी इन विच रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो हम लोगों ने पहले समझा था, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। C44 is elastic constant. C44 is a इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज तो प्रूव हो गई कि भाई शेयर के अंदर इतनी चीज होती है कि शेयर वेलोसिटी में एक तो होता है रो और एक होता है C44, दोनों का लिख दे डिस्क्रिप्शन। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ वेव वेलोसिटी, वंस वी नो the value of wave velocity, once we know the value of wave velocity, ठीक है। अगर आपने एक बार वेव वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिया, वंस वी नो द वैल्यू ऑफ वेव वेलोसिटी, वी कैन डिटरमाइन C44, है ना। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप C44 निकाल सकते हो। वी कैन डिटरमाइन C44, आप निकाल सकते हो आराम से C44, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और अगर C44 पता है तो आप वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो, दोनों एक ही बात है। These equation also know that these equation also know that इन इक्वेशन से हमें एक चीज और मिलती है मैं, ठीक है ना। ऑल्सो शो लिखो, नो तो कोई मतलब ही नहीं है, नो का तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। इसमें आप लिखो दिस इक्वेशन ऑल्सो शो दैट, दिस इक्वेशन ऑल्सो शो दैट these equation also show that the particle displacement perpendicular to the direction of the propagation, the particle displacement पानी, the particle displacement perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation have same or identical, have same or identical वेलोसिटी, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगी, सेम वेलोसिटी रहेगी उन पार्टिकल्स की और उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी, ठीक है ना।
आप देख लो, ये हमारे पास वही है। आप इक्वेशन नंबर 5 में देखो, जो वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 5 में, वही वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 7 में है। तो दोनों के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है ना। किनके लिए सेम है? उनके लिए सेम है जिनका डिस्प्लेसमेंट वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। कल आपको समझाया था कि वेव प्रोपगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर, यहां पर आपका के वेक्टर है। अब y के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होता है या फिर z में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनकी जो वेलोसिटी है, जिसे हमने क्या बोला है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोला है, उन दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ये बात हम लोगों ने ऊपर प्रूफ कर दी। इक्वेशन नंबर 5 में और 7 में आप चेक कर सकते हो कि जब v को यूज करके वेलोसिटी निकाला तब भी सेम आया, w को निकाला यूज करके तब भी वही का वही आया। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी की। सो इन इक्वेशन 9 shows that equation 9 shows the longitudinal wave, shows the longitudinal wave velocity, longitudinal wave velocity. Therefore when a wave, therefore when a wave propagates in a propagate in a 100 direction, 100 direction of the cube, of the cube, uh, it has three component, it has थ्री कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या फिर कुछ भी चीज की आप तीन कंपोनेंट ले सकते हो। अब वो तीन कौन कौन से वो समझना, वो आपको समझाई दिया मैंने। दो तो होंगे इस तरीके से, थ्री कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसमें ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। हमारे पास तीन हो गए कंपोनेंट। वन इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर टू आर ट्रांसवर्स। One is longitudinal and other are transverse। एक तो जाएगा longitudinal और अदर टू आर ट्रांसवर्स, और दो जाएंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है ना। ये तो longitudinal है ना, और ये जो है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब आगे देखो, therefore in the longitudinal particle displacement, in a longitudinal particle displacement, in longitudinal particle displacement is in the direction of the wave propagation, is in the direction of the
wave propagation is in the wave and in transverse particle displacement and in a transverse particle displacement, ये तो आपको समझाया था मैंने पहले। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही है। जैसे मान लो आपका पार्टिकल एक्स में डिस्प्लेस्ड है तो आपका वेव प्रोपगेशन भी एक्स में ही तो है। एंड इन ट्रांसवर्स पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इन ट्रांसवर्स पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट it is perpendicular to the direction of propagation, is perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका मतलब जैसे u और v वाला है ना, सॉरी वी डब्ल्यू वाला, तो v और w कहाँ पर है, x और z में है, तो वो वाली बात है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह का सिंपल सा स्ट्रक्चर आएगा, खत्म काम। ये कल वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, आप एक बार चेक कर लो, मैंने बस इतना निकाला है। कल आपको प्रूफ करके बताया था एक बार, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम लोगों ने इतना देखा था कि अगर आपका वेव 100 में प्रोपोगेट हो रहा है तो उसके 3 वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे। पहला आएगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के अंदर ही, जिसे बोलेंगे वीएल, एक्स डायरेक्शन में। दूसरा और तीसरा वी और डब्ल्यू में निकाला था, जिसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। फिर इसको हम लोगों ने लिख लिया कि भैया अगर आपको C44 पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप C4 को निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे इतनी बात लिखी हुई है कि इन वेलोसिटी कंपोनेंट को डिफाइन किया है कि भैया 3 होते हैं कंपोनेंट, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, 2 होते हैं ट्रांसवर्स। वो जो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होता है, और जो 2 होते हैं ट्रांसवर्स वो प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बात बोली, फिर हम लोगों ने ये बात बोली कि इसको डिफाइन कर दिया, बस जो मैंने बोला वही डिफाइन कर दिया, खत्म काम। तो ये स्टडी हो गया हमारे पास, पूरा क्या हो गया, इसका स्टडी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ब प्रोपगेशन इन द 100 डायरेक्शन, हेडिंग दो। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है मेरा वो ये है, वेव प्रोपगेशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट wave propagation in a 110 डायरेक्शन। अब आप लोगों को थर्ड ईयर की सॉलिड पता होनी चाहिए कि 110 डायरेक्शन कौन सी होती है। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम, ये टॉपिक पता है कितनी बार आ चुका है, ये आ चुका है 2015 में, 2016 में, 2019 में, 2012 में और 2013 में, इतनी बार ये पूछा जा चुका है। और इसका जो क्वेश्चन आपके बनता है ना वो इस तरह से बनता है। क्वेश्चन ये बनता है आपका, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक वेव प्रोपगेटिंग, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर elastic wave which is propagating which is propagating which is propagating along 110 direction in a cubical crystal, along 110 direction in a cubical crystal। एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर ऐसा बनेगा, shows that the ratio of velocity
shows that the ratio of velocity of of shear wave and longitudinal wave have and longitudinal wave, देखो शेयर को ट्रांसवर्स बोलते हैं, याद रखना। इसका एक और नाम होता है ट्रांसवर्स, एक ही बात है। ट्रांसवर्स बोल दो कि शेयर बोल दो, एक ही बात है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, जैसे वहां पर यू डब्ल्यू है ना, वो इसको ट्रांस बोलते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग मूव अलोंग 110 direction of cubical crystal, डायरेक्शन ऑफ क्यूबिकल क्रिस्टल, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या वो समझो आप। ये आपको प्रूफ करना है कि शेयर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल का जो रेशियो है वो कितना आता है, वो आता है C11 माइनस C12 अपॉन C11 प्लस C12 प्लस ट्वाइस ऑफ C44। ये आपको प्रूफ करना है पावर बाई 2। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। अब ये अगर आपको प्रूफ करना है तो आप लोग नीचे आ जाओ, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। सॉल्व करो, देखो पहले बना हुआ क्यूबिकल क्रिस्टल, वन वन जीरो का मतलब ये होता है कि x पर भी 1, y पर भी 1, x पर भी 1 और y पर भी 1। अब ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन ये वाला है। दिस लुक लाइक दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। ये वाला प्लेन है, ये बीच वाला, जिसने x को भी 1 में काटा हुआ है और y को भी 1 में काटा हुआ है। और इसकी जो डायरेक्शन है ना, इस प्लेन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी। तो ये हमारे पास क्या है, 110 डायरेक्शन, इसमें प्रोपगेशन हो रहा है वेव का, ठीक है ना। तो जो x कंपोनेंट है और जो y कंपोनेंट है वो तो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो अब देखो करना क्या है। वेन वेव प्रोपगेटिंग, यहाँ पे लिख लो वेन वेव propagating in 110 direction, in a 110 direction, it means that wave is propagating in a, it means that wave is propagating in a diagonal phases direction, diagonal phases डायरेक्शन। आपको लग भी गया होगा
कि जो विकर्ण के अवयव है, विकर्ण मतलब डायगोनल, जो डायगोनल फेजेस के अंदर डायरेक्शन अवेलेबल है, केवल वहीं पर आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है, डायगोनल फेज डायरेक्शन। दिस प्रोपगेशन इज इनवर्स इम्पोर्टेंट, दिस propagation is very important because by this we can determine, because by this we can determine, by this we can determine all the three elastic constant। इसमें तीनों आ जाएंगे। उसमें क्या था, केवल C11 आना था और C44 आना था, जो इसके लास्ट डेरिवेशन था। इसमें तीनों आएंगे, ऑल द थ्री elastic constant, all the three elastic constant C11, C12 एंड C44। तो इस तरह के प्रोपगेशन में तीनों तरह के इलास्टिक कांस्टेंट आपके निकलने में आ जाएंगे। फर्स्ट वी कंसीडर, अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी कंसीडर, पहले मान लो, फर्स्ट वी कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव, अ transverse wave which propagating in xy plane, transverse wave which propagating in xy plane। चलो एक बार इसको देखते हैं। पहले मान लो एक ट्रांसवर्स वेव है जो xy प्लेन के अंदर प्रोपगेट हो रही है विद पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट w, विद पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, w है, ठीक है, इन z डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, w कहाँ पर है, z में ही तो है, सो इन z डायरेक्शन। नाउ वी नो दैट द फोर्स इक्वेशन, now we know that the force equation, जो हम लोगों ने पहले निकाली ना, बहुत पहले तीन इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो वाली इक्वेशन, द फोर्स इक्वेशन होती क्या, फोर्स इक्वेशन जब आप लगने वाले फोर्सेस बराबर लिखते हो ना एम ए के बराबर, तो हो जाती है फोर्स इक्वेशन, दैट द फोर्स इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट UVW in XYZ plane, in X, Y and Z direction respectively। ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स वाई जेड के अंदर वो है। अब वो तीनों इक्वेशन जो आपको मैंने बताई थी वो आपको याद हो जानी चाहिए, फोर्स इक्वेशन। मैंने आपको बार बार कहा था कि वो बार बार यूज आएगी फोर्स इक्वेशन, तो आप चेक कर लो। देखो कौन कौन सी है, रो T2U अपॉन dt स्क्वायर just equal to the C11 del 2U upon del x square और C44, ठीक है, del 2U upon del y स्क्वायर प्लस del 2U upon del z स्क्वायर, वही की भी बात है सेम, प्लस ये हो जाएगी
C12 प्लस, यही याद कराई थी ना आपको, मैंने आपको यही याद करवाई थी ना, del 2v अपॉन del x del y प्लस del 2w अपॉन del x del z, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली del 2v, ये v वाला काम करना है आपको, बराबर C11 del 2v अपॉन प्लस C12 प्लस C44 del 2u अपॉन del y del x प्लस w अपॉन del y del z, खत्म काम। इक्वेशन नंबर 2 और तीसरा वन निकाल लो, रो del 2 w अपॉन, ये तो आपको याद हो ही जानी चाहिए, तो बहुत बार काम आती है, अपन ने इतनी बार लिख ली इक्वेशंस, C44 और del 2u अपॉन del 2 w अपॉन del x स्क्वायर और del 2 w अपॉन del y स्क्वायर प्लस C12 प्लस C44 और ये हो जाएगी del 2u अपॉन del z और del x प्लस del 2v अपॉन del y del z, इक्वेशन नंबर 3। बस सेम काम है। अब आपका जो वेव है ना वो प्रोपगेट कर रहा है एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर, उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, एक्स वाई के अंदर, क्योंकि 110 है ना, तो 110 की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ पर आएगा, एक तो एक्स में आएगा और एक वाई में आएगा, ठीक है ना। सो 110 की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे आएगा, एक्स में और वाई में। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, चेक करते हैं हम लोग। सो हमारे पास इफ वेव propagating in 110 डायरेक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका प्रोपगेशन फैक्टर्स है वो कहाँ कहाँ पर है, एक तो एक्स में है और एक कहाँ पर है, एक वाई में है। तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारे पास 4 नंबर इक्वेशन, या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको इसका मोड निकालना है तो मोड कितना हो जाएगा, एक्स और वाई में, दैट मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट आप मानोगे, वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के, ठीक है, क्योंकि हमें जब डिस्प्लेस लिखना पड़ता है ना, तो इसे लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर आयोटा के डॉट आर एंड प्लस ओमेगा टी, ये तो लिखते हैं हम लोग माइनस, तो इसमें के डॉट आर निकालना पड़ता है ना आपको, तो के डॉट आर ऐसे निकलने में आता है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग जेड केप की बात कर रहे हो, सो द वेव इक्वेशन इन जेड केप, सो वेव डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, जेड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू नोड और एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर और माइनस ओमेगा टी। अब के डॉट आर करोगे तो के डॉट आर कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा, अभी 2D में है ना, तो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई
ठीक है, और माइनस ओमेगा टी, जो कि 2D में है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। अब आप इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू कहाँ रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास 3 में ही क्या है, W है। देख लो आप लोग चाहो तो, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। W को t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x में, फिर y में, फिर इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब आ जाओ 3 में, हम लोग करते हैं काम। जब हम 6 का वैल्यू 3 में पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 6 से वैल्यू 3 में पुट करने पे पहले आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, माइनस का आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। इट जस्ट इक्वल टू, अब z के रेस्पेक्ट में 2 बार करना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि z तो है ही नहीं उसके अंदर, प्लस C44। अब आप जब यहाँ पे देखोगे C44 में, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे y के में करोगे तो आयोटा के वाई बाहर आ जाएगा, और वही का वही बच जाएगा, पूरा पूरा वैसा का वैसा ही, साथ में w नॉट एक्सपोनेंशियल समथिंग जो भी है। फिर आपको इसके बाद में करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना पड़ेगा पहले तो ये x वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा 2 बार, फिर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा 2 बार, और ये वैसा का वैसा ही है, बाकी तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास y अवेलेबल नहीं है, z अवेलेबल नहीं है। तो सोल्व करो इसको, जब आप इसको सोल्व करोगे ना आगे जाके, तो ये सब सोल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का रो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ है तो कट जाएगी इस वाली चीज़ से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इट जस्ट इक्वल टू द कितना हो जाएगा, माइनस का C44 के एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग के स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो माइनस का C44 इट जस्ट लाइक के स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा अपॉन के बराबर क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स होगा ये, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये जब निकालोगे आप लोग ट्रांसवर्स कंपोनेंट को, कितना निकल के आएगा, इट जस्ट इक्वल टू द अंडर रूट C44 अपॉन रो, इक्वेशन नंबर, ये तो स्क्वायर में नहीं आएगा, ये नॉर्मल आएगा। फिर जब आप इसको वीटी लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट C44 अपॉन रो, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 7 जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी को शो करती है। ठीक है, अब इसके बाद में u और v डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो, u x में होगा और v y में होगा। तो u और v जब आप लिखोगे तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, थोड़ा लंबा पड़ेगा तो करना तो पड़ेगा। ये तो मैंने केवल इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करके निकाला, जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, क्योंकि वेव प्रोपगेट कर रही है x और y के अंदर, तो z जो है उसका ट्रांसवर्स कहलाएगा। ठीक है ना, और x और y जो है वो कहलाएंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लोग जब बात करेंगे इसके लिए, तो हमें x और y का करना पड़ेगा, इसको ट्रांसवर्स बोल दो या शेयर बोल दो, ये हमारे पास क्या है, शेयर बोल दो या फिर ट्रांसवर्स बोल दो, वो वाली बात कर जाती है। ठीक है ना। अब चलो भैया, अब क्या करें भैया, यहाँ पे लिखो इस बात को। ठीक है, एक काम करते हैं, कल पढ़ते हैं यार, थक गया मैं। अब इसको आगे x और y के अंदर हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी z वाला आपने पढ़ लिया काम, अब x वाला काम करेंगे और y वाला काम करेंगे, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, फिर उनको ऐड कर देंगे। तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक मैं।